हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस्पायर एकेडमी। और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर फ्रॉम स्टैंडर्ड 12 फ्रॉम फिजिक्स। सो वन शॉट में हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे। लेट्स सी। फर्स्ट इज, एज द नेम सजेस्ट, बोला जाता है कि जो हम लोग आज तक लाइट में सुने हैं कि लाइट इज अ डुअल नेचर एज वेल एज पार्टिकल और एज वेल एज वेव। बट डी ब्रॉगली ने इसे सजेस्ट एक फाइंड आउट किया कि जितने भी मैटर होते हैं, मैटर लाइक एटम्स और उसमें जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ये भी वेव और मैटर दोनों नेचर शो करते हैं, ये बोला गया है। इसीलिए बोला जाता है कि दिस चैप्टर डील्स विद द ड्युअलिटी ऑफ नेचर ऑफ मैटर, नेमली पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। मींस जो मैटर में जितने भी एटम्स से और इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी हमारा डुअल नेचर शो करते हैं एज वेल एज लाइट। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। तो आप लोग को पता ही है कि एटम्स जो होते हैं, एटम्स के जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है। और ये भी हमें पता है कि जिस इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली अटैच्ड होते हैं, मींस दे आर फ्री टू मूव, ओके, एज कंपेयर टू नियरेस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो सबसे क्लोज इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके कंपेयर में आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लूजली पैक्ड हो। सो इसे हम लोग बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दे आर रेडी टू मूव। ओके, जो किसी भी मेटल सरफेस पे हम लोग बात करते हैं, अगर आप एक मेटल के सरफेस की बात करो तो इसके सरफेस में जितने भी एटम्स, ऑब्वियसली ऑल एटम्स आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर, तो ये सारे एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह काम करेगा, वो सारे एटम्स के आउटर ऑर्बिट वाले। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इमिशन मींस यही इलेक्ट्रॉन जब इमिट करके मेटल सरफेस से बाहर निकल जाएंगे विथ सम काइनेटिक एनर्जी। ऑब्वियसली मूव करेंगे तो मोशन में आएंगे तो काइनेटिक एनर्जी होगा, और इन्हें बाहर निकलने के लिए भी कुछ सम अमाउंट, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, तो प्रोटॉन कहीं ना कहीं अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखा है, और इसे बाहर जाने के लिए, एटम से बाहर जाने के लिए, फ्री होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी देना होगा जिससे इलेक्ट्रॉन इमिट करे। सो इसीलिए बोला गया है कि फ्री इलेक्ट्रॉन इन दस हेड इनसाइड द मेटल सरफेस बाय द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द आयंस। Consequently, the electrons can come out of the metal surface only if it has got sufficient energy to overcome the attractive pull. Sufficient energy मिलेगा जब इसे इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये एटम से बाहर चला जाएगा, मीन्स अट्रैक्टिव पुल जो प्रोटॉन उसके साथ बनाए हुए हैं उससे बाहर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है वर्क फंक्शन। अब ये जो हम लोग बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने सरफेस से, इलेक्ट्रॉन्स अपने सरफेस से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देना पड़ेगा, हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जो एनर्जी हम लोग देंगे, उसी एनर्जी को हम लोग यहाँ पर बोला जा रहा है वर्क फंक्शन। अब इसमें दो कंडीशन है कि कोई भी मेटल सरफेस, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम्स में सबसे पहले एक्टिव होते हैं, मींस जब आप उसे कुछ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी दोगे तो वो क्या होगा, थोड़ा सा एक्टिव होना चालू होगा, मींस दे आर रेडी टू लीव द सरफेस ऑफ द मैटर। जिस मैटर को हम लोग ले रहे हैं उस मैटर के सरफेस से बाहर निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन रेडी है, बट इनिशियली वो रेडी नहीं था। सम अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया गया और उस एनर्जी को वो गेन करके एक्टिव हुआ, और उससे ज्यादा जब आप एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन इमिट करना चालू कर देगा, बाहर निकलना चालू करेगा, मींस दे आर रेडी टू मूव। अब उसे एक्टिव करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया गया, दे आर कॉल्ड वर्क फंक्शन। ठीक है,
सो यहाँ पर बोला गया द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क एनर्जी नेसेसरी टू टेक अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ अ मेटल अगेंस्ट द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ सराउंडिंग पॉजिटिव आयंस अट्रैक्ट करके रखा इनसाइड द मेटल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल और थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसे एक नाम भी दिया गया थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, सो मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क एनर्जी रिक्वायर्ड, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं फाई नॉट से। ठीक है, अब ये सोर्स ऑफ एनर्जी फोटोन एनर्जी के फॉर्म में हम लोग अब ये आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए बोला जाता है कि 4 प्रोसेस हम लोग रखे हैं। ठीक है, फिलहाल वर्क फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर हमने जो एनर्जी दिया ई एनर्जी हम लोगों ने दिया, इलेक्ट्रॉन एक्टिव हुआ। सो जब तक आपका और इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल उसे वो एब्जॉर्व करेगा। ठीक है, और एब्जॉर्व करके पहले एक्टिव होगा, और एक्टिव होंगे अब और एनर्जी उसे दिया जाए तो वो अपना सरफेस से बाहर निकलेगा। सो जो एनर्जी एब्जॉर्व करके जो एक्टिव किया उसी को तो हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं, और हम लोग जो एनर्जी दे रहे हैं वो एच न्यू फोटोन एनर्जी दे रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि लाइट एनर्जी के फॉर्म में, तो एच प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी हो गया जो यहाँ पे बोला जा रहा। सो इसे हम लोग बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी और थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन भी आप बोलोगे। और यहाँ पर जो एच न्यू है, न्यू नॉट, इसे हम लोग बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी और लाइट के बीच में जो रिलेशन होते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। सी इसलिए कि सी हो गया स्पीड, और यहाँ पर लाइट एनर्जी हम लोग दे रहे हैं इसीलिए ये स्पीड ऑफ लाइट लिया जा रहा है। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी हमारा न्यू नॉट है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग बोलेंगे कि न्यू नॉट इज इक्वल टू सी बाई लेमडा नॉट। न्यू नॉट हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सो लेमडा नॉट हो गया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, सो ये हो गया हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, अब आपने अगर एनर्जी उससे लेस दिया, थ्रेशोल्ड एनर्जी से आपने लेस एनर्जी दिया, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन एक्टिव सही तरीके से प्रॉपर एमिट नहीं कर पाएगा, एक्टिव भी नहीं हो पाएगा प्रॉपर। नेक्स्ट बोला गया है कि अगर आपने एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल दिया तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल जस्ट टेक प्लेस बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज जीरो। मींस जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें से बाहर निकलने वाले हैं वो निकलेंगे नहीं, बस सरफेस पे आके एक्टिव होकर रेडी हैं कि दे आर रेडी टू मूव। तो बोला गया है कि एनर्जी तो होगा बट उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल जस्ट टेक प्लेस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होगा बट वो काइनेटिक एनर्जी नहीं उसमें आएगा। थर्ड बोला गया कि जब आपने उससे ज्यादा एनर्जी दे दिया, सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा, उसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उसके साथ साथ उसके पास वेलोसिटी के साथ वो एमिट करेगा, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी के साथ एमिट करेगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, सो ये था हमारा वर्क फंक्शन। अब यहाँ पे बोला गया है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। अब हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था कि इलेक्ट्रॉन को जो एमिट करना है वो कुछ के कुछ कुछ मेथड है, जिसमें फर्स्ट यहाँ पे बात किया जा रहा है 4 प्रोसेस है। फर्स्ट थर्मोआयनिक प्रोसेस। थर्मोआयनिक प्रोसेस में क्या बोला गया कि हम लोग मेटल सरफेस में एनर्जी जो देंगे वो थर्मल एनर्जी देंगे। थर्मल एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन्स गेन करके अपने सरफेस मेटल सरफेस को छोड़ेगा, रिलीज करेगा, उसे एमिट करेगा, तो हम लोग उसे बोलेंगे थर्मोआयनिक एमिशन। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रॉन इमिशन कॉज्ड बाय सफिशिएंट हाई लेवल ऑफ थर्मल एनर्जी व्हेन अ मेटल इज हीटेड सफिशिएंटली द थर्मल एनर्जी सप्लाइड टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स कॉजेस द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है,
फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में बोला गया है कि आप अल्ट्रावायलेट रे जब दोगे मेटल सरफेस को तब इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। ठीक है, मींस फोटोन एनर्जी हम लोग देते हैं, लाइट एनर्जी। तो बोला गया है कि द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज द प्रोसेस थ्रू विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर लिबरेटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन एब्जॉर्ब लाइट। लाइट एनर्जी यहाँ पे होगा। The photoelectric emission depends on the frequency of light and not on the intensity of light. Means जो हम लोग लाइट एनर्जी किस फॉर्म में है, लाइट एनर्जी फॉर्म में प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी एफ। तो बोला गया है कि जो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन होगा वो डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे, ना कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे भी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर रेडिएशन। मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स उस सरफेस से कितने इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे वो हम लोग देखते हैं, वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करेगा, दोनों पे डिपेंड करेगा। तो याद रखिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर रेडिएशन। और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन किस पे डिपेंड करता है, तो वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट और टू प्रोसेस यहां पर है। फील्ड एमिशन मींस यहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट फॉर्म करते हैं, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से जो एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करेंगे और वो एनर्जी लेकर के जब इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा मेटल सरफेस से, तो हम लोग बोलेंगे। अच्छा, इसको हम लोग क्रिएट करने के लिए हम लोग देख सकते हैं कि स्पार्क प्लग, जब हम लोग देखते हैं कि दो हाई पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में हम लोग दो वायर को कनेक्ट करते हैं तो एक स्पार्क फॉर्म करता है लाइट के फॉर्म में एनर्जी। सो वही बोला गया है कि इफ द फेनोमिन इट इज द फेनोमिनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग फील्ड ऑफ द ऑर्डर 10 to the power 3 to 10 to the power 8 volt per meter to the metal. The electrons can be pulled out of the metal as in case of spark plug in one such example. ठीक है, स्पार्क प्लग में क्या होता है, जब आप दो हाई पोटेंशियल वायर को, मेटल वायर को जब कनेक्ट करोगे तो बीच में गैप होने से क्या होता है, स्पार्क करता है, मीन्स लाइट के साथ वो एमिट करता है। सो वही इलेक्ट्रॉन्स वहां पर एमिट होते हैं। ओके, सेकेंडरी एमिशन, फिर इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए सेकेंडरी एमिशन यहाँ पर बोला गया है कि द फेनोमेनन कॉज इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल बॉडी। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन विद द हेल्प ऑफ बम्बार्डमेंट ऑफ द हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन और अदर सिमिलर पार्टिकल्स ऑन अ मेटल सरफेस इज नोन एज सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एमिशन। मीन्स कि मेटल सरफेस पे हम लोग कोई अनदर इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग हाई वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी दे करके बम्बार्डेड मींस उसके ऊपर हिट करते हैं, तो ऑब्वियसली ये काइनेटिक एनर्जी लेके आएगा और कोलाइड करेगा। कोलाइड करने से उसकी एनर्जी ट्रांसफर होकर हीट में कन्वर्ट होगी और वो एनर्जी सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स, जो मेटल का जो सरफेस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो उस एनर्जी को लेके फिर एमिट करना चालू कर देगा, यही बोला जा रहा है। तो इसे हो गया, तो ये हो गया सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हमारा एमिट कर गया। सो इसे हम लोग बोला गया सेकेंडरी एमिशन। द इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एमिशन डिपेंड्स ऑन द मटेरियल बाय विच द मेटेलिक एमिटर इज मेड ऑफ, किस चीज का मेटल है, कौन सा मेटल है। द मोमेंटम ऑफ द हाई स्पीड पार्टिकल स्ट्रिंग ऑन द इमिटर सरफेस, जो इलेक्ट्रॉन आकर के इसमें हिट कर रहा होगा उसकी स्पीड पे डिपेंड करेगा, मींस वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, और मोमेंटम। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट। थोड़ा सा लाइट के बारे में हम लोग जान लें। फोटोन थ्योरी यहाँ पर बोला जाता है, फोटोन क्या है। सो द पार्टिकल ऑफ लाइट आर कॉल्ड फोटोन। अब लाइट जो है, हम लोग सुने हैं कि लाइट ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, लाइट इज अ वेव एज वेल एज पार्टिकल।
सो लाइट पैक ऑफ एनर्जी ऑफ फोटॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के पैकेज में हम लोग जब रखते हैं तो उसे हम लोग फोटॉन्स बोलते हैं। ठीक है। सो ये लाइट अपने साथ एक एनर्जी कैरी करता है जो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पैकेज में होता है, जिसे हम लोग फोटोन बोला था। सो द पार्टिकल ऑफ लाइट आर कॉल्ड फोटॉन्स अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग बोला गया, द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। जो एनर्जी होगा इस लाइट के पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के, मींस जो फ्रीक्वेंसी में वो चल रहा है। सो प्रोपोर्शनैलिटी हटाएं तो फिर हम लोगों ने कहा कि एक कांस्टेंट आया, प्लैंक्स कांस्टेंट इसे बोला गया, एच को। एच इज आवर प्लैंक्स कांस्टेंट। सो ई इज इक्वल टू एच एफ बोलिए, या फिर आप एच न्यू से भी हम लोग फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं, तो एच न्यू यहां पर बोला जाए। ठीक है। अब इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया जाए। सी दिस इज एनर्जी। ठीक है। सो एनर्जी अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अकॉर्डिंग, सॉरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग इन ई से डिवाइड किए और इधर ई से मल्टीप्लाई। ठीक है। सो इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हम लोग चाहें कि ये जो हमारा एनर्जी है एच न्यू प्लैंक्स कांस्टेंट, इसको अगर हम लोग इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहें तो पहले एक रिलेशन देखिए। वोल्ट मीन्स यहाँ पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन बाई चार्ज होता है। वर्क डन इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। वर्क डन भी एक एनर्जी का फॉर्म है। सो अगर हम लोग इसे हम लोग एनर्जी ई बोले और चार्ज क्यू हो गया चार्ज, अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करें तो इसे हम लोग ई बोले तो पोटेंशियल का वोल्ट वी। सो हम लोग एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी रख सकते हैं। सो उसे रखने के लिए हमें क्या करना होगा, यहां पर बोला गया है कि अगर आपने इसी फोटोन एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट किया तो ये हो जाएगा आपका ई बाई वी, सॉरी, ई बाई चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब यहां पर हम लोग ई इक्वल टू एच न्यू और इसको एच सी बाई लेमडा भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एफ इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, लाइट है, यहाँ पे लाइट की स्पीड कंसिडर करेंगे, उस लाइट की अपनी वेवलेंथ होगी। सो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एच सी बाई लेमडा ई, जिसे हम लोग अगर प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स एच एक कांस्टेंट वैल्यू है, ई चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, सी स्पीड ऑफ लाइट है, तो ये सारे टर्म्स को अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो एक फिक्स टर्म आया 12400, मीन्स 12,400 बाई वेवलेंथ लेमडा, और ये ए आंगस्ट्रॉम हो गया, आंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10। ठीक है। और इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन मींस जब हमारा फोटॉन्स पैकेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ऑब्वियसली पार्टिकल्स है, लाइट डुअल नेचर शो करता है पार्टिकल एज वेल एज वेव, तो उसके अकॉर्डिंग बोला गया कि उसके पास मास भी होगा, तो उसे हम लोग इफेक्टिव मास बोलते हैं। तो आइंस्टाइन थ्योरी के अकॉर्डिंग बोला गया है कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, वेयर एम इज इफेक्टिव मास, देन एम इज इक्वल टू ई एनर्जी बाई सी स्क्वायर। सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ लिखा गया एम इज इक्वल टू एनर्जी बाई सी स्क्वायर, और ये ई हमारा फोटोन एनर्जी है, ई इज इक्वल टू एच सी बाई एच न्यू भी लिख सकते हैं, एच सी बाई लेमडा भी लिख सकते हैं, ये कैंसिल आउट होके एच बाई सी लेमडा आ जाएगा यहाँ, एच बाई सी लेमडा। ठीक है। इससे हम लोग ये देखते हैं कि सी कांस्टेंट है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, सो ये ओवरऑल कांस्टेंट है, बच गया वेवलेंथ लेमडा, तो एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। सब मास ऑफ वॉयलेट लाइट, सो मास ऑफ मीन्स यहाँ पर अगर इस रिलेशन को देखें कि मास वेवलेंथ पे डिपेंड कर गया है, तो वेवलेंथ जिस फोटोन लाइट का, वॉयलेट लाइट का जैसे बोला गया, वॉयलेट लाइट फोटोन,
इसकी वेवलेंथ कितनी है? स्मॉल है। वेवलेंथ स्मॉल है तो मास ग्रेटर होगा। और रेड लाइट में वेवलेंथ ग्रेटर है तो मास ऑब्वियसली स्मॉल होगा। ठीक है, बिकॉज वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट। लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है। हम्म। और एनर्जी हमारा होता है, एनर्जी के लिए हम लोग बोलते हैं आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग हम लोग लाइट में एनर्जी लेते हैं E इज इक्वल टू mc², जहाँ मास इंटू वेलोसिटी इंटू सी कर दें तो ये बन गया हमारा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम P इंटू सी। सो लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू E बाई स्पीड ऑफ लाइट। उसके अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो लीनियर मोमेंटम है वो एनर्जी बाई स्पीड ऑफ लाइट है। अब एनर्जी हो गया h न्यू, फ्रीक्वेंसी बाई लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, और v बाई सी हमारा लैम्डा हो गया। सो मोमेंटम हो गया h बाई लैम्डा, जहां पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर भी p जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ हो जाता है क्योंकि h प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है मोमेंटम ऑफ फोटोन, जो अभी हम लोग रिलेशन देखे कि अगर मोमेंटम की बात करें तो P इक्वल टू एम वी, पी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर यहाँ पे लें तो ये कांस्टेंट हो जाता है, तो हम लोग बोलेंगे कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m मास पे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट एनर्जी के लिए बोला जाए तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो रिलेशन हमारा आया मोमेंटम में, P इज इक्वल टू E बाई सी, मीन्स एनर्जी बाई स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई का, वो भी लिनियरली इंक्रीजेस। एनर्जी और मास में भी हम लोग देखे ई इक्वल टू mc² में ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, लिनियर है। एनर्जी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज नोन एज इंटेंसिटी। हम लोग इंटेंसिटी की बात कर रहे थे कि इंटेंसिटी क्या है सर। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, एनर्जी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मीन्स कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी पास हो रहा है एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया में और पर्टिकुलर टाइम के लिए बोला जाता है। सो उससे ये रिलेशन निकला। ठीक है। हम्म। अब ये जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है ये हो गया हमारा E बाई ए टी, जहां पर E इज इक्वल टू पी बाई ए। कैसे आएगा? तो हम लोग देखें कि जो हमारा एनर्जी होता है, पावर जो होता है, पावर होता है वर्क बाय टाइम। अब वर्क यहाँ पर हमारा एनर्जी का फॉर्म है, एनर्जी बाय टाइम, तो इसको हम लोग पावर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो P है ये पावर को रिप्रेजेंट कर रहा, पावर पर यूनिट एरिया जो हमारा इंटेंसिटी है। ठीक है। एट अ डिस्टेंस आर, एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स ऑफ पावर P इंटेंसिटी इज गिवन बाय I इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि I इज इक्वल टू ये हो गया हमारा P बाई 4 पाई R²। ऑब्वियसली अगर हम लोग बोले कि अगर लाइट किसी पॉइंट सोर्स से आ रहा है, चारों तरफ इमिट कर रहा, तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? तो पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। सो उसकी पावर, इंटेंसिटी क्या बोलेगा? पावर बाय एरिया। सो पावर बाय एरिया। लाइट सोर्स इसकी कितनी है? टोटल स्फेरिकल है, तो ये 4 पाई R²। और वही हमारा लाइट सोर्स अगर हमारा वायर की तरह सिलिंड्रिकल है तो इसमें हम लोग बोलेंगे R डिस्टेंस पर अगर आप कैलकुलेट करोगे इंटेंसिटी तो फिर हम लोग बोलेंगे कि इसकी जो पावर होगी बाय टोटल कर्व सरफेस एरिया, दैट इज 2 पाई RL।
टोटल पावर पर यूनिट एरिया इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, देखो यहां पर हम लोग दोनों देखते हैं कि अगर पॉइंट सोर्स है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाता है, और लाइन सोर्स है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, इफ पावर ऑफ रेडिएशन इक्वल्स टू पी and E energy of photon, then N is number of photon incident in time t। N number of photons अगर emit कर रहा है तो वो N की वैल्यू हो जाएगी पावर पर यूनिट एनर्जी। सो यहाँ पे पावर की वैल्यू क्या हो गई, एन ई, और अगर हम लोग एनर्जी लाइट फोटोन एनर्जी है तो H इंटू न्यू फ्रीक्वेंसी के साथ हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। ठीक है, सो इंटेंसिटी हमारा क्या था, इंटेंसिटी हमारा आई जो इंटेंसिटी था वो पावर पर यूनिट एरिया था, और पावर को अगर हम लोग एन इंटू एच न्यू ई के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सो ये रिलेशन आता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू ए कैंसिल हो गया, पावर बाई एच एफ, एच न्यू मीन्स पावर ऑफ रेडिएशन बाई प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी, सी वी एफ इक्वल टू सी बाई लेमडा पुट करेंगे तो पावर इंटू लेमडा बाई एच इंटू सी हो जाएगा। इसे हम बस रिलेशन को हम लोग इंटरचेंज करके फॉर्म कर रहे हैं। सो फोटोन में कोलाइड विथ अ मटेरियल पार्टिकल्स, ऑब्वियसली लाइट जब आएगा किसी मेटल सरफेस पे तो हम लोग बोलेंगे कि ये आकर के फोटोन जो एच न्यू है ये जाके मेटल सरफेस पे कोलाइड करेगा। द टोटल एनर्जी एंड द टोटल मोमेंटम रिमेन कंजर्व इन सच अ कोलिजन, जितने भी मोमेंटम भी कंजर्व होगा, एनर्जी भी कंजर्व होगा। द फोटोन मे गेट ऑब्जर्व एंड और अ न्यू फोटोन मे बी इमिटेड। अब क्या होगा, फोटोन जो इलेक्ट्रॉन पैकेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व कर ले और उसी के साथ जो इसके सरफेस पे जो न्यू इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रॉन्स इमिट कर जाए। दस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में नॉट बी कंजर्व, जिससे हम लोग बोला गया कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कंजर्व नहीं है, मीन्स ऐसा नहीं है कि जितना नंबर ऑफ फोटॉन्स गया उतना ही इलेक्ट्रॉन्स उसके अकॉर्डिंग बाहर आएगा फोटॉन्स के फॉर्म में। ठीक है, बट मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व्ड होगा, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है वेव लेंथ। देखो लास्ट रिलेशन से हमें पता चला कि वेवलेंथ मोमेंटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ मास के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और एनर्जी के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए ग्राफ हो गया ये। ठीक है, लैम्डा और मास, वेवलेंथ और मास के बीच में, वेवलेंथ ऑफ एनर्जी के बीच में, वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में होगा ये 1/p, नहीं ये p होगा। ठीक है, ओनली बिटवीन लैम्डा एंड p। और रेसिप्रोकल में देखें तो डायरेक्टली हो जाता है। देखो ये एक रिलेशन है कि हाँ लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p, तो आपका एक्स एक्सिस में सिर्फ p आ गया, लेकिन कंप्लीट ले इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p हो जाएगा। अगर सिंगल मोमेंटम की बात करते इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बट मोमेंटम का रेसिप्रोकल 1/p कंप्लीट लेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेम मास और एनर्जी के लिए भी होगा तो ग्राफ हमारा ऐसा फॉर्म कर जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, नाउ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। अभी तक हम लोग इतनी सारी चीजें डिस्कशन किए कि किसी मेटल सरफेस पे सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ देंगे तो उसके सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेंगे, इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक भी इफेक्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कराएंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो उसे कैसे किया गया, देखो यहाँ एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बोला गया कि एक हम लोग वैक्यूम चेंबर लिए, ट्यूब जिसे बोला गया, जिसमें कैथोड प्लेट रखा गया, एनोड प्लेट रखा गया, दो फोटो सेंसिटिव प्लेट एक रखा गया कैथोड। अब हम लोग एक सोर्स ऑफ एनर्जी यहां से दे रहे हैं, किसे, इस कैथोड प्लेट को। अब ये कैथोड प्लेट क्या करेगा,
उसके मेटल मेटल का होगा जो ये सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, पहले वर्क फंक्शन होगा, फिर वो एनर्जी और ज्यादा देंगे हम लोग, तो वो उस एनर्जी को लेके इमिट करेगा, और इमिट करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स है, पैकेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, तो वो एनोड की तरफ मूव करेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट रखते हैं जो उसे अट्रैक्ट कर रहा होता है। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन इमिट करके सीधा स्ट्राइक करेगा इस एनोड प्लेट पे। ठीक है, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना चालू हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, और ये वैक्यूम चेंबर है, सो इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करने लगेंगे तो हम लोग बोलते हैं कि उसके अपोजिट इलेक्ट्रिक करंट होगा। ठीक है, तो इस अरेंजमेंट में बोला द फेनोमेनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस एक्सपोज टू लाइट सुटेबल ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब जो हम लोग लाइट दे रहे हैं, लाइट सोर्स ऑफ एनर्जी फोटोन एनर्जी का हम लोग यूज करते हैं, तो विच सुटेबल फ्रीक्वेंसी हम लोग देते हैं। ठीक है, when the radiation is suitable wavelength or frequency is incident on a metal, electrons are ejected. This effect is known as photoelectric effect, and electrons are known as photoelectrons, and current due to this photoelectron is known as photoelectric current. अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो अपोजिट डायरेक्शन हम लोग बोलेंगे कि सर करंट भी फ्लो होगा, उसके डायरेक्शन अपोजिट करंट है, हाँ, तो उससे हम लोग बोलेंगे क्या, फोटोइलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, नाउ इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग ने देखा कि हर्ट्ज साइंटिस्ट के नाम से एक ऑब्जर्वेशन था, एक हॉलबाच एंड लिनार्ड्स ऑब्जर्वेशन, ये दो लोगों ने इस पे एक्सपेरिमेंट किया। क्या बोला गया इनके अकॉर्डिंग कि when suitable radiation fall on a metal surface, some electrons near the surface absorb enough energy from the incident radiation. Due to it, they are able to overcome the attraction of the positive ions in the material of the surface and escape to the surrounding space. सेम वही फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉन एमिशन की बात की जा रही है। So Hertz observed that when ultraviolet ray are incident on negative plate of electric discharge, negative plate मतलब हो गया कि उसके पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट एक हम लोग ले लें, सो नेगेटिव चार्ज प्लेट ऑलरेडी उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, एमिट होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, तो आप अगर उसे अल्ट्रावायलेट रे दोगे तो वो इमिट करना चालू कर देगा। ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब देन कंडक्शन टेक प्लेस इजिली इन द ट्यूब। तब यहाँ पर इसे भी ट्यूब के अंदर सेम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अरेंजमेंट में रखा गया था। ठीक है, Linear observation क्या था? Linear observed that if the potential difference is applied across the two metal plates enclosed in an evacuated tube, no current flow in the circuit. मीन्स उसके अकॉर्डिंग इवैक्यूएटेड ट्यूब एक लिया गया जिसके अंदर हम लोगों ने मेटल प्लेट तो रखा, बट उसके अक्रॉस हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी रखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि करंट का फ्लो नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, बट नो करंट फ्लो इन द सर्किट व्हेन वन प्लेट कॉल्ड इमीटर प्लेट, जिससे इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा उसे इमीटर प्लेट बोलेंगे, इनक्लोज इन द इवैक्यूएटेड ट्यूब केप्ट एट नेगेटिव पोटेंशियल इज एक्सपोज्ड विथ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब क्या हुआ कि हम लोग इसे नेगेटिव पोटेंशियल दिए, नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं, इधर पॉजिटिव पोटेंशियल रखते हैं। विच सोर्स ऑफ, क्या बोला गया है, केप्ट एट नेगेटिव पोटेंशियल इज एक्सपोज्ड विथ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब अगर इसमें हम लोग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से एक एनर्जी एक्स्ट्रा दे तो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, करंट्स begins to flow as soon as ultraviolet radiation fall on the emitter plate are stopped, the current flow is also stopped। मींस अगर आपने एनर्जी सप्लाई कट कर दिया सो इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी कट हो जाएगा, यही बोला जा रहा। सो ऑब्जर्वेशन में क्या आया इन दोनों का, Hallward observed that if negatively charged plate
is illuminated by ultraviolet light, its negative charge decreases and it becomes neutral, and after some time it gains positive charge. It means in the effect of light some negative charge particle are emitted from the metal. हॉलवाच ने देखा कि हम लोग एक नेगेटिव प्लेट लेते हैं और उसमें जब हम लोग अल्ट्रावायलेट रे दिए, इसने कहा कि अल्ट्रावायलेट रे देने से जो एनर्जी है, अब क्या हुआ कि ये नेगेटिव प्लेट आफ्टर सम टाइम पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इसका मतलब कि इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स इमिट कर गए बाहर, इससे यही पता चला उसे। सो ये उसने कहा। लियोनार्ड ने क्या कहा? लियोनार्ड ने कहा कि when ultraviolet ray are incident on cathode, electrons are ejected. Cathode means जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, ठीक है। These electrons are attracted by anode, जैसा कि हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देख रहे हैं, and hence circuit is completed due to flow of electrons and hence current flow. When ultraviolet ray incident on anode, electron are ejected but current does not flow. Means अगर आपने एनोड में अल्ट्रावायलेट रे एनर्जी दिया, कैथोड आपका नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड है, एनोड आपका पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है, तो आपने अगर एनोड को अपना अल्ट्रावायलेट रे अगर हम लोग देंगे, मीन्स लाइट एनर्जी देंगे, तो वो लाइट इलेक्ट्रॉन इमिट तो करेगा बट करंट का फ्लो नहीं करवा पाएगा, ठीक है। वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विथ पोटेंशियल डिफरेंस। तो अभी तक जितना भी हम लोगों ने डिस्कशन किया, जिसमें हम लोगों ने कहा कि जो हमारा एक हम लोग अरेंजमेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ले लेते हैं, जहां पे हम लोगों ने दो प्लेट रखा, कैथोड और एनोड, ठीक है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि जब आपने इसे एनर्जी दिया एच न्यू, तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना चालू हो गया, यही बोला जा रहा है। और इमिट करके कहा स्ट्राइक करेगा? एनोड में, कैथोड से एनोड में, ठीक है। तो बोला गया कि जब आपका पोटेंशियल ऑफ एनोड, किसका पोटेंशियल? एनोड का पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ एनोड इज 0, then some amount of current are also, some electrons are also flow, means कुछ amount of electrons emit करेंगे। कब? जब आप पोटेंशियल एनोड का पोटेंशियल को 0 रखते हो, पोटेंशियल एट एनोड इज 0, तब पर भी कुछ अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो हो रहा है, मीन्स अपना मीन्स इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेकर के कैथोड से आउट हो रहा होगा, ठीक है। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें इन कर गया, अब इसका पोटेंशियल को अगर हम लोग और इंक्रीज करें, पोटेंशियल अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट होंगे वो भी ज्यादा होने लगे, क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एनोड क्या कर रहा है? उसे अट्रैक्ट कर रहा है। पॉजिटिवली चार्ज प्लेट रहता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। जितना हाई पोटेंशियल यहाँ बढ़ाएंगे उतने हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन होना चालू हो जाएगा, जिससे हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जैसे जैसे बढ़ेगा, हम लोग बोलेंगे कि करंट इंक्रीज कर गया थ्रू दी सर्किट। सो एक टाइम ऐसा आएगा कि मेटल सरफेस का लाइट के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स का एमिट होना कांस्टेंट हो जाएगा, मींस नंबर ऑफ फोटॉन्स जो एमिट होंगे पर यूनिट टाइम वो फिक्स्ड हो जाएगा, जिसे हम लोग बोलेंगे सैचुरेशन कंडीशन। सो उस केस में जो ग्राफ होगा हमारा, वो अभी हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे, स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात नहीं कर रहे। यहां से अगर हम लोग देखें कि सम अमाउंट ऑफ 0 पे रखते तो भी ग्राफ जो है करंट हमारा 0 नहीं है, ये इंक्रीज करके एक सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाता है, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और वहां से ग्राफ हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ये आगे ऐसे कंटिन्यू होगा, ठीक है, इस तरीके से। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग स्टॉप जो पोटेंशियल है नॉट का, उसे हम लोग इतना डिक्रीज करते जाएं, पोटेंशियल 0 था तो इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, पॉजिटिव है तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तो हम लोग इसे नेगेटिव कर देते हैं। नेगेटिव पोटेंशियल करने से क्या होगा? करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा, मींस फोटो करंट जो होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। सो वैसा कंडीशन जब हमारा
फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगा, सो उस पोटेंशियल को हम लोग बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, और वो पोटेंशियल एनोड का होगा, यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल। और जब आप एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल आएगा जिस पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना बंद हो जाएगा, अब आप नेगेटिव से उससे जैसे जैसे इंक्रीज करके पॉजिटिव की तरफ बढ़ाओगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना चालू हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि मैक्सिमम आप पोटेंशियल इंक्रीज करते रहिए, बट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन है वो सेचुरेटेड हो जाता है, कांस्टेंट। सो ये हो गया उसके ग्राफ। तो ये हुआ रिलेशन, वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विथ पोटेंशियल डिफरेंस। मींस पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो एक ऐसा पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल ऐसा हो जाता है जिसमें काइने इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगा। फिर हम लोग जब पोटेंशियल जीरो करेंगे एनोड का, तो उस पॉइंट पे करंट का फ्लो होना चालू हो जाता है जैसे जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल से इंक्रीज करेंगे। और एक ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम पे करंट का फ्लो होना सेचुरेटेड मीन्स कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और ये हम लोग करते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जब हम लोग रखते हैं कि हाँ चलो ये हमारा एनोड का करंट का फ्लो बंद हो जाए, तो ये होता है कि हम लोगों ने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को मेजर करने के लिए हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल यूज करते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाएगा तो ई वी नॉट हो जाएगा, वेयर वी नॉट इज व्हाट, वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विथ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। देखो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फोटो करंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ लाइट का। ठीक है, इसीलिए इसका ग्राफ जो होगा वो लिनियरली इंक्रीजेस हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। देखो जो हम लोगों ने एनर्जी दिया वो एच न्यू, अब डिफरेंट डिफरेंट केस के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, सो नॉट सो इसमें बोला जाता है कि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी आप प्रोवाइड करोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट होगा। बट फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग बात करें, सॉरी करंट की बात करें पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में, तो सभी का उस मेटल का अपना एक सेचुरेशन करंट पॉइंट आता है जिस पे आप पोटेंशियल कितना भी इंक्रीज कर दीजिए कांस्टेंट हो जाएगा, सेचुरेशन करंट पे आ जाता है। तो फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज करोगे तो बोला गया है कि पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज कर जाएगा। मीन्स नेगेटिव पोटेंशियल जो है जिसमें फोटो करंट जहां जीरो होता है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना नेगेटिव इंक्रीज करेगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड लोगे तो वैल्यू ग्रेटर दिखेगा। ठीक है, बट डिक्रीज ही हो रहा है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है, क्या बोला गया, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। इसमें इसमें देखिए कुछ कुछ पॉइंट्स हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन और इक्विवेलेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट बट डिपेंड्स ओनली अपॉन द फ्रीक्वेंसी। ये जो हम लोग बात कर रहे थे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल जो हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये दोनों डिपेंड करता है सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे, लाइट की इंटेंसिटी पे इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है,
नेक्स्ट बोला जा रहा है द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, काफी फास्ट होता है ये। द टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन एंड इमिशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल, लेस देन 10 नैनो सेकेंड से भी फास्ट ये वर्क करता है, 10⁻⁹ सेकेंड। द नंबर of photo electron ejected per second is directly proportional to the intensity of incident light। obviously number of photons के लिए हम लोग क्या लिखे थे, रिलेशन आया था ना, इंटेंसिटी इज इक्वल टू एन एच न्यू बाई ए, जहां पर हम लोग बोलेंगे कि n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, saturation current is found to be proportional to the intensity of incident radiation। जो saturation current आई जो आया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी का, इंटेंसिटी। ठीक है, देख लीजिए इसे, इंटेंसिटी हो जाएगा इंसिडेंट रेडिएशन। ओके, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हुआ क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बोला गया कि आप एक वैक्यूम चैम्बर में एक कैथोड प्लेट, मेटल प्लेट ले लेते हैं और एक एनोड ले लेते हैं, और आपने अगर कैथोड को एनर्जी सप्लाई दिया जो E इज इक्वल टू फोटोन एनर्जी है एच न्यू, जिसको आप एच सी बाई लैम्डा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, वर्क फंक्शन होगा, सबसे पहले वर्क फंक्शन होगा, जिसे हम लोग फाई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू क्या है, एच न्यू नॉट मीन्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन, और एच सी बाई लैम्डा नॉट भी बोले। ठीक है, अब ये जितना एनर्जी आपने कितना दिया, एनर्जी आपने दिया एच न्यू, और इसके एनर्जी को कुछ एब्जॉर्व किया इलेक्ट्रॉन्स ने, अब वो एक्टिव हो जाएंगे, तो एक्टिव होने के बाद वो सारे इलेक्ट्रॉन्स इमिट होना चालू करेंगे। इमिट होंगे तो विथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के साथ उनका इलेक्ट्रॉन्स के मास भी है, पार्टिकल्स है, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, सो बोला गया कि आपने जो एनर्जी दिया, एनर्जी सप्लाई फोटोन एनर्जी, वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज हो गया वर्क फंक्शन में फाई नॉट, प्लस कुछ अमाउंट एंड इलेक्ट्रॉन, बाकी जितने भी एनर्जी बचा वो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लेकर के इमिट कर जाता। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन जो इमिट करेगा वो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, तो जितना आपने एनर्जी सप्लाई दिया उससे आपने वर्क फंक्शन को माइनस करना होगा हमें। सो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग यही रिलेशन बताया गया है। ठीक है, अब ये जो रिलेशन है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का, काइनेटिक एनर्जी हो गया हमारा E हो गया एच न्यू, फिर ये जो हमारा वर्क फंक्शन है फाई एच फाइन न्यू नॉट, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट, मीन्स फ्रीक्वेंसी, फोटोन का फ्रीक्वेंसी माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। और इसे हम लोग अनदर फॉर्म में रखे तो बोलेंगे कि एनर्जी हमारा एच सी बाई लैम्डा माइनस फाइन नॉट के लिए एच सी बाई लैम्डा नॉट वेवलेंथ के फॉर्म में, अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करें, एच सी कॉमन ले ले तो 1/λ माइनस 1/λ नॉट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी के लिए, ये भी एक रिलेशन आ जाता है। अब यहां पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर हमें निकालना हो तो
तो हम लोग बोलेंगे कि एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। ई वी नॉट रखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी हमारा, स्टॉपिंग पोटेंशियल में हमारा इलेक्ट्रॉन सारा एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाता है, जिसके चलते वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल का, जो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी वी नॉट, देन वी मैक्स इट इज द वेलोसिटी ऑफ फोटोन और इलेक्ट्रॉन भी बोलो, सो इट इज रूट अंडर 2 e v0/m, मैक्सिमम वेलोसिटी यहां से हम लोग निकालते हैं। ओके, सो आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है? E इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E माइनस फाई नॉट, किसी भी इक्वेशन को आप उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हो, कोई भी रिलेशन। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन कट ऑफ पोटेंशियल frequency of the incident photon and threshold frequency, cut-off potential frequency of the incident photon and threshold frequency। ठीक है, हमारा सप्लाई एनर्जी एच न्यू, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एच न्यू नॉट, ठीक है। और कट ऑफ पोटेंशियल की बात करेंगे जब हमारा फोटो करंट जीरो होगा, और उस केस में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आइंस्टाइन के इक्वेशन के अकॉर्डिंग बोला गया है कि काइनेटिक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस ई, सॉरी ये तो माइनस होगा ना, बोला गया है ई माइनस फाई नॉट, वर्क फंक्शन को माइनस किया जाए, एनर्जी हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ई एच न्यू माइनस न्यू नॉट बोल सकते हैं। रिलेशन बिटवीन कट ऑफ पोटेंशियल बोला जा रहा है, तो V नॉट इज इक्वल टू H बाई ई वी माइनस H न्यू नॉट बाई ई। रिलेशन क्या आया? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन की अगर बात करें न्यू, तो हम लोग बोलेंगे, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर यूनिफॉर्म है कांस्टेंट है, तो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी हो जाता है, ठीक है। और दोनों को कंबाइन लेंगे, सो रिलेशन हो गया V नॉट इज इक्वल टू H बाई ई इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट, ये हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन। ओके, नेक्स्ट यहां पर बोला जा रहा है ग्राफ बिटवीन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी। देखो अभी जस्ट हम लोग रिलेशन निकाले कि जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो आया H बाई ई न्यू माइनस न्यू नॉट। सो अगर हम लोग इसे H बाई ई इंटू न्यू माइनस H न्यू नॉट बाई ई वी नॉट का रिलेशन को देखते हैं, सो जहां पर H प्लैंक्स कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, ई चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट, तो ये टर्म हो गया कांस्टेंट। अब यहाँ पर देखते हैं फ्रीक्वेंसी, हम लोग फ्रीक्वेंसी कौन सा है? फोटोन का है, जो हमें इंसिडेंट एनर्जी का जो हम लोग दे रहे हैं, तो वो हमारे हिसाब से होगा, हम लोग उसे वेरी कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, बट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हर डिफरेंट डिफरेंट मेटल का अपना फिक्स है, तो इसे तो हम लोग कांस्टेंट मान लेंगे, बट ये फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। ये बच गया ई एच बाई ई। तो अगर इस रिलेशन को हम लोग कंपेयर करें, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा वाई एक्सेस, ये हो गया एम, वी फ्रीक्वेंसी हो गया हमारा इन एक्स एक्सेस, और माइनस ये टोटल कांस्टेंट सी, तो y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी, ठीक है, वेयर m इज स्लोप
of graph. So m is equals to tan theta, which is equals to h by e. यहाँ पर स्लोप क्या हो गया, हमारा स्लोप हो गया h बाई ई। अगर ये तो ग्राफ में अगर हम लोग फॉर्म करें तो V नॉट हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पर आ गया। V नॉट वो फर्स्ट और सेकंड दो अलग अलग हम लोग फ्रीक्वेंसी पे ले रहे हैं, ए और बी दो अलग अलग कंडीशन पे। देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन बोला जा रहा है न्यू, और वाई एक्सिस में हमारा हो गया पोटेंशियल V नॉट। सो V नॉट जीरो है तो उस पॉइंट पे कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी पे होगा। सो ग्राफ हम लोग अगर प्लॉट करेंगे तो ये y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, और स्लोप यहाँ पर अगर ये ग्राफ हमारा थीटा फॉर्म कर रहा है तो यहाँ पे टेन थीटा जो होगा वो हमारा h बाई ई हो जाएगा। ठीक है, और जो कांस्टेंट ये बिलो जो यहाँ कट कर रहा है वो c है, क्योंकि हम लोग देखते हैं y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का ग्राफ ऐसा होगा। y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का, जहां पे ये थीटा हमारा टेन थीटा हमारा यहाँ पे स्लोप हो जाता है, और ये जो कट कर रहा होगा ये माइनस सी पॉइंट माइनस सी पे कट कर रहा होगा, मींस नेगेटिव सी पे। सो उसके अकॉर्डिंग ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। दो अलग अलग मेटल है तो दोनों के अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग डिफरेंट ग्राफ होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे बोला जा रहा है ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। सेम वही यहां पर बात किया गया। ठीक है, जो स्लोप h बाई ई यहां पर हमारा स्लोप हो जाता है। स्लोप हो गया हमारा h बाई ई, एक्स इंटरसेप्ट वी नॉट, वही सेम चीज जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। ठीक है, ये तो हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है फ्रीक्वेंसी एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट ग्राफ। फ्रीक्वेंसी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में क्या ग्राफ होगा। तो करंट जो है फोटो इलेक्ट्रिक करंट ये इंडिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी पे टिल इंटेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर दिया जाए, इसीलिए यहाँ पे बोला गया स्टॉपिंग करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया गया तो वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय द इमिटर डू नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ऑब्वियसली करंट अगर डिपेंड नहीं कर रहा है तो करंट किस पे डिपेंड करता है, चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज पे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट करेगा वो भी इंडिपेंडेंट होगा। ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंटेंसिटी पे तो बोला जा रहा है कि टिल द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी को अगर आप कांस्टेंट करते हो द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। यहां भी आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, सो वो भी यूनिफॉर्म रह जाएगा ग्राफ। थर्ड बोला जा रहा है ग्राफ बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम। सो ऑब्वियसली हम लोग जान रहे हैं कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जब करंट जीरो होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे हम लोग करंट पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं, पोटेंशियल एनोड का पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं तो करंट का फ्लो होना इंक्रीज हो जाएगा। बट टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो ये बहुत फास्ट नैनो सेकेंड में काम होता है, तो करंट रैपिडली इंक्रीज करेगा और एक सेचुरेशन पॉइंट पे आकर के करंट यूनिफॉर्म हो जाता है, सेचुरेशन करंट हम लोग बोलते हैं। तो ग्राफ क्या होगा, फर्स्ट जीरो से रैंडमली इंक्रीज करेगा और फिर यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया है,
वेव नेचर ऑफ मैटर एंड डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। अभी तक हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे, इसमें हम लोग देखे कि पार्टिकल्स नेचर के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स एक पार्टिकल है, फोटॉन्स पैकेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एनर्जी लेकर के साथ में फ्लो करता है। सो जो सारा का सारा किसी भी मैटर का पार्टिकल नेचर को शो करता है। ठीक है, अब यहाँ डुअल नेचर है मैटर का, तो फिर यहाँ पर हम लोग वेव नेचर की भी बात करेंगे। सो डी ब्रोगली ने वेव नेचर ऑफ मैटर को लेकर के कुछ थीसिस दिया। क्या बोला उन्होंने? अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअसली ओवर द सरफेस। मींस एक एक मेटल सरफेस पे अगर आप लाइट इंसिडेंट कर रहे हो कंटिन्यूअसली, तो वो एनर्जी चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो इलेक्ट्रॉन हैज टू वेट गेन सफिशिएंट एनर्जी टू कम आउट, बट इन तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट एनर्जी लेके आउट हो जाएगा। ठीक है, बट इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इट इज ऑब्जर्व दैट देयर इज नो टाइम लैग। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नैनोसेकंड के अंदर होता है। जो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड इन नो टाइम, जो यहां देखने को मिला, वेव नेचर में ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, व्हेन इंटेंसिटी इज इंक्रीज मोर, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन शुड बी इमिटेड। अगर आपने इंटेंसिटी को इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करने लगेंगे। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल शुड बी इंटेंसिटी डिपेंडेंट। तो उस अकॉर्डिंग जो मेटल की जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगी वो इंटेंसिटी का डिपेंड करेगा। बट इट इज नॉट ऑब्जर्व इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में ऐसा नहीं है। सभी मेटल का अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो अपना फिक्स होगा, इंटेंसिटी पे इंडिपेंडेंट होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, यहां पर डिपेंडेंट है। थर्ड बोला गया, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, इफ इंटेंसिटी इज सफिशिएंट देन एट ईच फ्रीक्वेंसी electron emission is possible. It means there should not be existence of threshold frequency. Means कि अगर आपने एनर्जी दिया तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी स्टोर करके अपने पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन करता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, फिर एमिट करता है। यहाँ पर क्या होगा, सफिशिएंट इंटेंसिटी आप अगर कंटिन्यू दे रहे हो तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली आपका एमिट कर जाएगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट करके आपने इंटेंसिटी दिया तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली इमिट कर जाता है। ये वेव नेचर के अकॉर्डिंग बोला गया है। नाउ डी ब्रोगली वेव लेंथ, डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग बोला गया है कि वेव नेचर, फॉर एग्जांपल पहले इसको हटा दिया जाए। डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग बोला गया, देखो सबसे पहले तो अगर कोई भी मैटर अगर पार्टिकल नेचर शो कर रहा है तो उसमें जो एनर्जी होगा वो आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग E इक्वल टू, पार्टिकल है तो उसके पास मास होगा और कुछ वेलोसिटी एक्वायर करेगा तो एनर्जी हो गया E इक्वल टू mc², फॉर पार्टिकल नेचर। ठीक है, और E इज इक्वल टू h न्यू फॉर वेव नेचर। वेव के अकॉर्डिंग एनर्जी हमारा ये होता है, ये वेव का है, फोटोन का जो वेव होगा, लाइट वेव। ठीक है, आइंस्टाइन के थ्रू दिया गया ये इक्वेशन, एनर्जी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग बोला गया है, और ये वेव नेचर के अकॉर्डिंग बोला जा रहा। ठीक है, एच न्यू प्लैंक्स के थ्रू। सो अगर मैटर डुअल नेचर शो करता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हमारा एच न्यू है ये इक्वल हो जाएगा किसके, mc² के, जहां पर न्यू फ्रीक्वेंसी हो गया जिससे हम लोग बोलेंगे hc/λ इज इक्वल टू mc²। यहाँ पे लैम्डा को अगर आप सब्जेक्ट करोगे सो hc/mc², जहां पर ये c से ये स्क्वायर कैंसिल, सो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट। तो मास
इनटू स्पीड यानी वेलोसिटी की बात करें तो ये हो जाता है हमारा मोमेंटम। क्या बन जाता है? मोमेंटम। सो इसको हम लोग बोल सकते हैं h/p। दिस इज आवर डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। यहाँ पे वेव लैम्डा एक वेवलेंथ है, तो जो शो करता है यहाँ पर कि इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h/p इज इक्वल टू h/mv। किसी भी अनदर फोटोन वेव के लिए अगर बात करें कि उसकी कुछ वेलोसिटी होगी v, अभी यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर किया गया, बट इन जनरल हम लोग बात करें तो हमारा वेवलेंथ जो होगा वो लैम्डा इज इक्वल टू h/p, p इज मोमेंटम, सो इट इज h/mv। ओके, दिस इज डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। ओके, सो यहां पर नेक्स्ट यहां पर बोला जा रहा है कुछ कुछ कंडीशंस है रिगार्डिंग डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग। क्या बोला गया है? इफ वेलोसिटी v इज 0 देन लैम्डा इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। ऑब्वियसली लैम्डा इक्वल्स टू क्या आ रहा है? लैम्डा इक्वल्स टू आ रहा है h/mv। सो अगर आपने वेलोसिटी 0 किया तो वेवलेंथ इंफिनिटी हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट वेव्स आर एसोसिएटेड विथ मटेरियल पार्टिकल ओनली व्हेन दे आर इन मोशन। मींस वेव नेचर, वेव्स कब एसोसिएट होगा? वेव तब एसोसिएट होगा जब पार्टिकल मोशन में होंगे, व्हेन दे आर इन मोशन। डी ब्रॉगली वेव्स एसोसिएटेड विथ moving material particle are independent of charge and nature of the particle। means जो डी ब्रॉगली वेव नेचर जो मैटर का शो हो रहा है वो ना ही उसके चार्ज पे डिपेंड कर रहा है और ना नेचर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सेकंड बोला जा रहा है इफ मटेरियल पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v विच इज कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट देन मास ऑफ मूविंग मटेरियल। अगर हम लोग पार्टिकल के वेलोसिटी को स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर करते हैं तो उस कंडीशन में मटेरियल का जो मास होगा, मास ऑफ मूविंग मटेरियल पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m0, रेस्ट में जो मास था, बोलते हैं कि चार्ज पार्टिकल रेस्ट में जो मास था और जब मोशन में आएगा तो उसका मास में इफेक्ट पड़ता है। सो जो मूविंग मास ऑफ मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स की बात करें तो m इक्वल टू रेस्ट मास m0 बाय रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द फोटोन बाय स्पीड ऑफ लाइट, जिससे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। क्या बोला गया? पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v विच इज कंपेयर विद स्पीड ऑफ लाइट c से, स्पीड ऑफ लाइट c, इससे कंपेयर कर, तो ये रिलेशन आता है हमारा। सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दिस पार्टिकल लैम्डा इक्वल्स टू h/mv। अब वेलोसिटी की वैल्यू अगर पुट करें तो हमारा वेवलेंथ v बाई स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्म में इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट बोला गया स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ डी ब्रॉगली वेव इज गिवन बाय, देखो इसमें क्या हो रहा है, लाइट की स्पीड वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी वेवलेंथ इंफिनिटी होगा। एम्पलीट्यूड की यहां पर बात करें तो धीरे 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 एम्पलीट्यूड हमारा इंक्रीज होते हुए फिर डिक्रीज हो जाएगा जहां पर ये पार्टिकल। तो इसका डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमें वेव इस तरह का वेव नेचर फॉर्म करता हुआ दिखेगा। फास्टर एन इलेक्ट्रॉन मूव्स द शॉर्टर इज द वेव लेंथ एसोसिएटेड विथ इट। जितना फास्ट इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वेवलेंथ उतना स्मॉल होते जाएगा। देखो यहाँ अगर यहाँ हम इस पोर्शन को देखें तो वेवलेंथ स्मॉल है, फिर ग्रेटर और ग्रेटर स्मॉल होते जाता है। सो बोला जा रहा है स्पीड डिक्रीज होते हुए फिर इंक्रीज क्या होगा। ओके, नेक्स्ट यहां पर बोला जा रहा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल्स। मींस अब जो बात किया जा रहा था कि मैटर जो है मोशन में रहेगा तभी वेव नेचर शो करेगा। सो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं अ पार्टिकल ऑफ मास m। मास m के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें मूविंग वेलोसिटी, मूविंग बॉडी हैविंग वेलोसिटी v, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कौन सा होगा? काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर
मोमेंटम के फॉर्म में बोले तो p²/2m हो जाता है। ठीक है, p वेयर p इज मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। सो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन है? सो p इज इक्वल टू √2m e। e हो गया हमारा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो वेवलेंथ में अगर बात करें तो लैम्डा इक्वल टू h/p, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। p हो गया मोमेंटम, मोमेंटम mv, जिसको हम लोग √me भी लिख सकते हैं। मींस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अगर हम लोग बात करें तो हमारा वेवलेंथ h/√me हो जाएगा, जहां पे हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √e है। वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v हो जाएगा, वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है, डी ब्रॉगली विथ चार्ज पार्टिकल। अब अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज के फॉर्म में क्या हो जाए? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू वर्क डन। और हम लोग जानते हैं कि अमाउंट वर्क डन क्या होता है, हम लोग पोटेंशियल का डिफरेंस डेफिनेशन जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड पर यूनिट चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज। तो यहाँ पे वर्क डन हमारा एनर्जी हो गया QV। वर्क डन ही हमारा एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पर बन जाएगा, इक्वल हो जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वर्क डन हमारा इक्वल हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv² इक्वल टू QV। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पर जो मोमेंटम है mv, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी E की जो वैल्यू है इसको हम लोग Q इंटू V पुट कर देंगे। सो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m E होता है, E के जगह पे QV पुट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको हम लोग कन्वर्ट करें तो EV0 पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल के फॉर्म में। देखो अभी यहाँ पर डी विथ चार्ज पार्टिकल में लैम्डा इज इक्वल टू h/p, h/√2m होता है, जहां पे h इज इक्वल टू √2m QV बोला गया। अब यहाँ पर देखो h इज कांस्टेंट, √2m QV चार्ज, वो पार्टिकल बॉडी का चार्ज फिक्स होगा या पार्टिकल का। सो बच गया √V, तो ये पार्ट हमारा कांस्टेंट हो गया। जो कांस्टेंट हो जाता है जिसकी वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं तो हमें मिलता है 12.27 एंगस्ट्रॉम बाय √V। यहां से हम लोग देख सकते हैं कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √V हो जाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू स्टॉप इलेक्ट्रॉन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, मींस हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा मेंटेन करते हैं कि करंट का फ्लो रुक जाए, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो उस केस में हमारा V जो होगा 150.6 बाय लैम्डा स्क्वायर वोल्ट हो जाता है, जो वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन के लिए मास, फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए अगर यहाँ पर देखो फर्स्ट हम लोग डिस्कशन की इलेक्ट्रॉन के लिए, तो उसमें हमारा वेवलेंथ लैम्डा जो होगा वो 12.25 एंगस्ट्रॉम बाय √V। ओके, वेयर V इज पोटेंशियल। फॉर प्रोटॉन ये हो गया हमारा हाँ ठीक है, तो फॉर प्रोटॉन ये हमारा हो गया वेवलेंथ 0.286 बाय √V एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे किया क्या जा रहा है कि लैम्डा इक्वल टू 12.27 एंगस्ट्रॉम बाय √V है, तो यहाँ पे V को सब्जेक्ट करेंगे तो 1 बाय लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, 1 बाय 12.27 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। तो यहाँ पर 150.6 बाय लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे मास चेंज हो रहा है, प्रोटॉन है, पार्टिकल चेंज कर दिए, इलेक्ट्रॉन को हटा के प्रोटॉन, तो उसमें मास में डिफरेंस आने लगेगा। मास में डिफरेंस हो गया, चार्ज तो सेम है, प्लैंक्स कांस्टेंट भी सेम है, वैल्यू पुट करते हैं तो हमें वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन आएगा 0.268 बाय √V। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है फॉर ड्यूट्रॉन, अगर ड्यूट्रॉन है तो उसकी मास हो गई चेंज फिर से, और चार्ज यहाँ पर चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन 1.6 -19 सेम है। सो वैल्यू कितना आ रहा है? 0.202 बाय √V एंगस्ट्रॉम। फॉर अल्फा पार्टिकल्स अगर हम लोग बोले तो अल्फा पार्टिकल्स में चार्ज
2 प्रोटॉन हो जाते हैं, मास 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन हो जाएंगे, है ना। बोला जाता है ना चार्ज 2e प्लस और मास 4 इंटू मास ऑफ each प्रोटॉन, ठीक है। सो वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या आ गया, 0.101 बाय रूट अंडर वी एंगस्ट्रॉम। ओके, सो ग्राफ हम लोग देखें, सो ऑब्वियसली लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर वी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ये हो गया। अगर हम लोग डायरेक्टली लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट अंडर वी के बीच में आया तो लिनियरली इंक्रीज दिखेगा। डी ब्रोगली वेवलेंथ विथ मॉलिक्यूलर और गैस एट टेम्परेचर टी। टेम्परेचर के फॉर्म में फिर अगर हम लोग बोले कि गैसेस के फॉर्म में जब पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन एमिट करेंगे, मॉलिक्यूलर वेवलेंथ फॉर्म करा मॉलिक्यूलर ऑफ गैस। सो यहाँ पे वेवलेंथ हमारा हो जाएगा एच बाय रूट अंडर 2 me होता है। तो यहाँ पर एनर्जी जो होगा, देखो, सो एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एट टेम्परेचर टी इज गिवन बाय, अब टेम्परेचर टी पे जब मॉलिक्यूल मूव कर रहा होगा, एमिट करेगा, तो वो एनर्जी जो कैरी करेगा वो होगा E इज इक्वल टू 3/2 ke। ऑब्वियसली वेवलेंथ की फॉर्मूला क्या है, h बाय रूट अंडर 2 me। बस एनर्जी को हमें चेंज करते जाना है। सो 3/2 kT पुट करेंगे तो ये आ जाएगा h बाय रूट अंडर 3 m kT, where k is Boltzmann constant, Boltzmann constant, okay। For neutron at temperature T, केल्विन, केल्विन में बोला जा रहा है, तो यहाँ पे वेवलेंथ हमारा आ जाएगा 30.835 बाय रूट अंडर टी एंगस्ट्रॉम, जहां पे एनर्जी कितना लिया गया है 3/2 kT, वही टी टेम्परेचर के लिए। ग्राफ बिटवीन वेवलेंथ एंड टेम्परेचर, सो यहाँ पे बोला जाएगा लैम्डा स्क्वायर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, रिलेशन है दोनों के बीच में, सो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल की ग्राफ हो जाएगा। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिल गई हो। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।